नमस्कार साथियों, क्लास 11 की ज्योग्राफी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी के तीसरे चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें पृथ्वी के आंतरिक संरचना और विशेष करके भूकंप आदि के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो 11 के एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है और इसकी अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर लेना ही एग्ज़ाम में अच्छे नंबर की गारंटी है। आपका हमारे चैनल सोशल साइंस विद सिंप्लिसिटी में भी आपका स्वागत है। हमारे चैनल का नाम है चरे चलते चलो चलते चलो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। पृथ्वी की त्रिज्या है 5500 किलोमीटर, 6370 किलोमीटर, 6500 किलोमीटर या 6730 किलोमीटर। तो साथियों, हमारी पृथ्वी की त्रिज्या जो है वो 6370 किलोमीटर है, अर्थात हमारा ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी सही होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। महासागरों के नीचे भूपर्पटी की औसत मोटाई कितनी होती है? पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत होता है भूपर्पटी, तो ये महासागर में थोड़ा कम मोटा होता है, जबकि महाद्वीपों में ज़्यादा होता है। तो महासागरों में इसकी औसत मोटाई कितनी होती है? 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 12 किलोमीटर या 15 किलोमीटर। तो साथियों, भूपर्पटी की महासागरों में जो औसत मोटाई है वह है 5 किलोमीटर। तो ऑप्शन बी सही है। अगर ये पूछा जाए कि महाद्वीपों में भूपर्पटी की औसत मोटाई कितनी है, तो वो होगा 30 किलोमीटर। लेकिन चूंकि यहाँ महासागर पूछा है तो 5 किलोमीटर, अगर महाद्वीप पूछता तो 30 किलोमीटर। अब है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन है? पृथ्वी के को 3 परत में बांटा गया है, तो कोर, मेंटल और क्रस्ट। तो अब बताइए कि कौन सा है सबसे ऊपरी परत? मेंटल है, क्रस्ट है, कोर है या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी परत है जिसे क्रस्ट कहते हैं और हिंदी में इसे भूपर्पटी कहते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अब देखते हैं मेंटल के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं। जो दूसरा परत है क्रस्ट के बाद मेंटल, उसके ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? नीफे कहते हैं, दुर्बलता मंडल कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं, सिंडर शंकु कहते हैं। तो साथियों, मेंटल के सबसे ऊपरी भाग को हम लोग दुर्बलता मंडल कहते हैं। अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। धरातल पर कौन सी भूकंपीय तरंगें पहले पहुंचती है? तो भूकंप की 2 प्रकार की तरंगें होते हैं, आप जानते हैं। तो कौन सी तरंगें पहले पहुंचती है? प्राथमिक तरंगें, द्वितीयक तरंगें, महासागरीय तरंगें या इनमें से कोई नहीं? प्राथमिक तरंगे को ही पी तरंग भी कहते हैं। हिंदी में इसे प्राथमिक तरंग कहते हैं, अंग्रेजी में इसे प्राइमरी वेव्स कहते हैं। द्वितीयक तरंगों को ही एस तरंग कहते हैं, महासागरीय तरंग। तो कौन सा सही उत्तर होगा? तो साथियों, धरती पर सबसे पहले पहुंचने वाली जो भूकंपीय तरंगे हैं वो पी तरंगे हैं, जिसे प्राथमिक तरंगे भी कहते हैं। तो इस तरह हमारा ऑप्शन ए सही होगा। अब है वह भूकंप भ्रंश तल के किनारे चट्टानों के सरक जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। तो कौन सा भूकंप जो है भ्रंश तल के चट्टानों के सरक जाने के कारण होता है, अर्थात पृथ्वी के प्लेटों के सरकने के कारण होता है? उस भूकंप को क्या कहते हैं? विस्फोट भूकंप, विवर्तनिक भूकंप, निपात भूकंप या ज्वालामुखी भूकंप। तो साथियों, चट्टानों के सरकने से अर्थात प्लेटों के सरकने से जो भूकंप होता है उसे विवर्तनिक भूकंप कहते हैं, विवर्तनिक प्लेटों के घसकने के कारण। अब हम लोग इस देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। भूकंप के क्या प्रभाव होते हैं? बहुत ही आसान प्रश्न है। इमारतों का टूटना, भूस्खलन, सुनामी या इनमें से सभी? तो साथियों, भूकंप के आने से इमारत भी टूटते हैं, भूस्खलन भी होता है और सुनामी भी आ सकता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, अर्थात भूकंप के ये सारे परिणाम सही हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पृथ्वी के क्रोड में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? जो सबसे निचला परत होता है कोर, सबसे भीतरी परत जो होता है, उसमें कौन सा पदार्थ पाया जाता है? निकेल और तांबा, तांबा और लोहा, निकेल और लोहा, लोहा और चूना। तो क्रोड का एक दूसरा नाम भी है साथियों, जिसे नीफे कहते हैं। नीफे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें निकेल और फेरस अर्थात लोहा पाया जाता है। तो इसका नाम, क्रोड का दूसरा नाम नीफे भी है क्योंकि इसमें निकेल और लोहा पाया जाता है। तो इस प्रकार आप लोग जान गए होंगे कि उसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। हम लोग सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? साथियों, ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। एक ज्वालामुखी जिससे अभी लावा निकल रहे हैं, एक ज्वालामुखी जिससे अभी तो नहीं निकल रहा है लेकिन निकलने की संभावना है,
और एक ज्वालामुखी जिससे अब लावा निकलना बंद हो गया है। तो एक को कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी, एक को प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं और एक को विलुप्त ज्वालामुखी कहते हैं या मृत ज्वालामुखी कहते हैं। तो सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? स्ट्राम्बोली, विसुवियस, मेयन या पोपा। तो साथियों, जो स्ट्राम्बोली है ये सक्रिय ज्वालामुखी है, अर्थात इससे अभी भी लावा निकल ही रहा है। देखिए स्ट्राम्बोली कहाँ पर है? इटली में है और यह सक्रिय ज्वालामुखी है। विसुवियस भी इटली में है लेकिन यह प्रसुप्त ज्वालामुखी है। मेयन फिलीपींस में है और पोपा म्यांमार का विलुप्त ज्वालामुखी है, अर्थात वह अब डेड हो चुका है। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि भारत से रिलेटेड है। भारत के ज्वालामुखी हैं, कौन सा भारत के ज्वालामुखी हैं? बैरन, नारकोंडम, एटना या क और ख दोनों। तो साथियों, भारत में 2 ही ज्वालामुखी हैं और दोनों अंडमान निकोबार में हैं और दोनों का नाम है बैरन और नारकोंडम। जबकि जो एटना ज्वालामुखी है वो इटली का सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इस प्रकार हमारा उत्तर होगा क और ख दोनों, अर्थात ऑप्शन डी सही है, घ हमारा सही है। तो इस प्रकार हम लोगों ने 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। साथियों, मैंने केवल आपको ना केवल 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराया बल्कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी दिया। इससे आप मुझे उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा और इस कॉन्सेप्ट के सहारे आप अन्य क्वेश्चनों को भी इस चैप्टर से रिलेटेड सॉल्व कर पाएंगे। बाकी आप जितना अधिक पढ़ें, अगर आप बुक पढ़ पाएँ तो आपको और भी अधिक से अधिक मार्क्स आएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर ये फ़ायदेमंद है क्लास 11 के लिए तो अपने साथियों को, अपने रिश्तेदारों को जो कि 11 क्लास में पढ़ते हैं उन्हें शेयर करें, उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए कहें। और फिर मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।